Greetings to all my viewers. Welcome back to my channel Narendra Kumar Dubey and sir. Uh, Actually, I have got much late in making next video. So I think the months have passed. So let's today talk about tense because one of my viewer had commented someday. I think two months before that they want to be taught tense. So let's start things without delaying क्योंकि जिसका जिस व्यूअर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और करीब करीब ये आप जैसे कि जानते हैं कि न्यू सेशन का टाइम है और स्कूल से टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मुझे जब टाइम मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो टेंस के बारे में, क्योंकि एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि आप टेंस पर एक वीडियो बना दें। तो देखता हूँ जहाँ तक बन पाता है अभी बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए टेंस क्या है, टेंस क्या है। तो टेंस को अच्छी तरह से एक बार मैंने पहले भी इसको वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू, ऐसा जब मैं ऑक्सिलरीज के बारे में आपको बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि टेंस क्या है। हिंदी में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे काल कहते हैं और ये क्या है तो डिवीज़न ऑफ टाइम है। ये डिवीज़न ऑफ टाइम यानी समय को आपने जो बांट दिया वही हो गया टेंस। ये आपका टाइम है, इसको दो भाग में आपने बांटा, 8 AM और दूसरे को आपने बांटा 8 PM में। और यूनाइटेड जो है ये 8 o'clock आप जो लिखते हैं तो 8 o'clock आपका टाइम है, लेकिन इसका डिवीज़न जो आपने किया ये पूर्वाह्न कहलाता है और ये अपराह्न कहलाता है, अपराह्न। तो इस तरह से ये सुबह का समय है और ये शाम का समय है और 8 बजे सिर्फ टाइम है। तो इसको हमने जब बांट दिया दो भागों में, सुबह और शाम में, तो यही समय का विभाजन हो गया जिसको हम टेंस कहते हैं। तो चलता हूँ थोड़ा सा हल्के में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये अधिकतर स्टूडेंट को पता भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो सर्च में होते हैं कि कोई ऐसा टीचर का वीडियो मिल जाए जिसमें हमारा जो क्वेरी है उसका 100% आंसर मिल जाए, तो वैसा वो सीकिंग करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या विशेष पहचानी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे टेंस में जो इसके 12 काइंड्स हैं उसमें अगर आपको कहीं मेहनत करना होता है तो वह होता है आपका प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी सबसे ज़्यादा मेहनत आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको अगर आप सीख लेते हैं तो पास्ट और फ्यूचर इसका मत 10% ही आपको लेबर करना होता है पास्ट और फ्यूचर में। बाकी का आपको 90% जो आपका लेबर होता है टेंस सीखने में वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसके चार काइंड्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हम समय को 3 भाग में बात करके देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि डे को ही देखते हैं, दिवस है, एक दिवस जो कल बीत गया। अगर मैं आज की डेट में 23 मई को अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का डे हमारा 23 मई 2023, तो कल का जो समय हमारा रहा ये हमारा टुडे है, आज का दिन। और कल जो हमारा टाइम था जो बीत गया वो 22 में था, 22 में 23। तो एक यस्टरडे था और एक टुडे हो गया, और जो तीसरा है वह है टुमारो। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे हमारा क्या है तो 24 में है, 24 मई 2023। ये हमारा फ्यूचर है जिसको हम टुमारो कहते हैं, टुमारो।
टू मीन्स होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ, और मोरो मीन्स दिन होता है, तो कल का दिन, आने वाला। तो ये टुमारो, ये टुडे और ये यस्टरडे, 3 भाग में अगर हमने बांट दिया टाइम को, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा वर्तमान समय है, ये 22 तारीख बीत गया है, ये हमारा पास्ट था, और ये हमारा फ्यूचर है। लिटरल अगर कहें तो पास्ट जो वर्ड है ये पास्ट से बना है, पास्ट, पास्ट और पास्ट भी लिखा जाता है, और ऐसे ही भीतरी भी होता है, पास्ट और पास्ट। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि ये V1 है, ये V2 है, और ये आपका V3 है। तो ये पास्ट शब्द, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, और उसका V2 और V3 जो पास्ट है उसका भी मतलब है गुजरा हुआ। तो जो चीज़ गुजर गई वह पास्ट का है, और जो चीज़ वर्तमान में चल रही है वह प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या है? उपस्थित है। ऐसे भी अगर अटेंडेंस बोला जाता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं प्रेजेंट सर। तो यानी कि उस दिन में आप मौजूद हैं, जीवित हैं, उपस्थित हैं। तो और ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर की बात आप जानते हैं कि अगर मैं आप ही से पूछूं कि आपका फ्यूचर क्या है तो कहेंगे सर अभी हम क्या बताएं हमारा फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर इज़ नॉट डिसाइडेड, ये कोई भी जानता नहीं है। वी हैव अ टारगेट विच इज टू बी कंप्लीटेड इन कमिंग टाइम, दैट इज फ्यूचर, दैट मे बी डन और नॉट। हो भी सकता है पूरा, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कल किसने देखा है, ये बात आपको याद होगी। आज जो है पता नहीं कल का सुबह वो देख पाएगा कि नहीं, इसलिए फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं होती है। तो फ्यूचर का दो मतलब है अपना भविष्य। भविष्य क्या है? जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो यानी वो समय, जिस समय को हम देखे नहीं रहते हैं, हमारी कल्पना में रहती है, और उसी चीज़ को जो अभी घटित नहीं हुई है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वही हमारा फ्यूचर है। अब इसमें हमने ये समझा कि कैसे समय को बांट करके 3 भाग में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में समझ सकते हैं कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के वे मेनली। अब इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों के रिस्पेक्टिवली 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का अगर हम उदाहरण लें, प्रेजेंट टेंस, तो इसके 4 काइंड्स हैं। ये सभी पर लागू होते हैं। यही सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट, पास्ट की जगह फ्यूचर आप कन्वर्ट कर देंगे तो यही चारों फॉर्म जो है सभी तीनों टेंसेज में आ जाएंगे। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इनका कई तो नाम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, दो नाम से इसको जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहो, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि द वर्क दैट इज ऑन प्रोग्रेस, दैट इज कंटिन्यू, जो चल रहा है वह कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रोग्रेस का मतलब वही है प्रगति पर, मीन्स द एक्शन इज ऑन प्रोसेस, चल रहा है। और तीसरा है जो वर्ड इम्परफेक्ट दिया गया है, दैट मीन्स द वर्क इज नॉट परफेक्ट, इज कंटिन्यू बट इम्परफेक्ट। कार्य प्रगति पर है, चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से तीनों का सेंस एक ही है, आप कंटिन्यूअस कहें, प्रोग्रेसिव कहें या इम्परफेक्ट कहें। और तीसरा जो वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ जो है, अब देखिए ये इम्परफेक्ट था, इम प्रीफिक्स लगने से वह विलोम शब्द बन गया परफेक्ट का।
और यहाँ पर परफेक्ट हमने लगाया, यानी ये पूर्ण हो गया, यानी कार्य जिसमें पूर्ण हो चुका हो, दैट मीन्स द वर्क इज डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फोर्थ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ हमें करना क्या है, अगर पास्ट में से लिखना है तो प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख देंगे तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट लिख कर देंगे। यहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसके जगह हम पास्ट लगा देंगे। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी जगह हम पास्ट लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर फ्यूचर में चाहें तो इन चारों के पहले फ्यूचर जोड़ देना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों क्रमशः एक ही है। कारण ये है, समझने की चीज़ है कि जो आज का समय है वही समय हमारे बीते हुए समय में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस उसका दिवस बदल जाएगा, घटनाक्रम वही रह जाएगा, बस उसका अभी का समय है या समय बीत चुका है या समय अभी आया ही नहीं है, यही तीन चीज़ को उसमें सेंस करना होता है, जिसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। बाकी यथावत जो फ्यूचर का है वही उठ के एक दिन बाद प्रेजेंट में आ जाता है, जो आज प्रेजेंट में है वही उठ के पास्ट में चला जाता है। जैसे ये चार ही हैं और ये चार इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे झूला होता है ना, कि आज झूले पर आप जिस सीट पर बैठे हैं कभी वो आपका आगे जाता है तो आपके नीचे वाला आपके जगह पे आ जाता है, फिर उसके नीचे वाला उसके जगह पे आ जाता है, तो ऐसे ये रोटेट करते रहता है। यानी ये फ्यूचर से रोटेट करके प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से रोटेट करके पास्ट में, और आप जानते हैं कि पास्ट नेवर कम्स बैक, जो बीत गया वो आने वाला है नहीं। तो ये तीन प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को, ये चार चार काइंड्स है रिस्पेक्टिवली हैं। अगर एक की काइंड्स आप समझ लिए तो आप सब में, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इसे इसी तरह से समझ सकते हैं। तो आते हैं, पहले देखते हैं कि टेंस को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसे हम समझे कि ये किस तथ्य को बता रहा है, किस सिचुएशन में इस टेंस का यूज होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग ये तो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं होते जैसा कि किसकी क्या पहचान है, क्या गिरी है, क्या मीन है, लेकिन आप उसको कभी फील नहीं करते हो कि किस सिचुएशन में ये सेंटेंस हमने यूज़ किया, या उसका हिंदी जो है, हिंदी के आधार पर आप ट्रांसलेशन करते हैं, हम तो हिंदी को इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो उसको सेंस करो कि हम इस सेंटेंस को किस वक्त बोलते हैं, कैसे घटनाक्रम पर बोलते हैं, या किस परिस्थिति में ऐसे सेंटेंस का यूज़ हम करते हैं। बस उसे सेंस कर लो कि ये बीते हुए समय में हमको यूज़ करना होता है या वर्तमान में यूज़ करना होता है या आने वाले दिनों को इंडिकेट करने के लिए ऐसे सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। बस ये चीज़ अगर आपने फिल कर लिया तो बस आगे आते। तो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, जो पहला है शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, जो इसकी पहचान होती है, जिसको हम आईडी कह सकते हैं, आइडेंटिटी, ये होता है हिंदी क्रिया के अंत में, ये हिंदी की पहचान है, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। ये तो हिंदी में आप पहचान लीजिए, क्योंकि मैं दो लैंग्वेज को साथ लेकर चल रहा हूँ। हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो एक हमारी अपनी भाषा होती है और दूसरी हमारी इंग्लिश होती है। तो हम ट्रांसलेशन तो जरूर करते हैं, लेकिन सोचते हैं अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में हम समझते हैं। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में पहले हम उसे समझते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में कोई बोलता है तो हम उसे सुनते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तब हमको समझ में आती है कि वो कह क्या रहा है। नहीं तो ऐसे हम लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं हैं, इतने फ्लुएंट नहीं हैं अपनी बात पे कि मतलब कोई बस्ट आउट फेंकता चला जाए और हम ग्रैब करने में, मतलब कि कैच पकड़ने में हम बहुत तेज है, ऐसा नहीं।
हम पहले कोई इंग्लिश में बोलता है उसे सोचते हैं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं। अपनी बात को हम हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, ये फैक्ट है। और या तो बर्स्ट आउट वो बोलेगा कि बेसिकली वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हो जहाँ पर बचपन से ही वो इंग्लिश बोलता रहा हो, हर बात को वो उसने यानी अंग्रेजी गाय का दूध ही पिया हो, समझ लो। तो ऐसे लोग जो है बिना सोचे बोलते हैं और हम लोग को सोचना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हिंदी में पहचान करते हैं कि किस तरह अगर कोई वाक्य है और उसके अंत में जो क्रिया है उस क्रिया का आखिरी अगर वर्ड ती है ते हो आज आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह यूजुअल है, प्रैक्टिकल है, ऐसे चीज़ होते रहते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। अब देखिए इंग्लिश में हम इसे कैसे पहचानते हैं, तो इसको पहचानने के लिए जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, ये तो हिंदी हो गई, इसमें हम पहचानते हैं ता है ती है से। ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कब? इसमें भी तीन तरह के होते हैं। डू डज जो होता है ये टू डू का है, यानी एक्शन जब होता है तब एक्शन, जब एक्शन होता है तब हम डू डज का प्रयोग करते हैं। और अगर एक्शन नहीं है तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ये कहलाता है टू बी, है ना, ये एक्सिस्टेंस के लिए होता है, यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है। और तीसरा जो होता है वो हैव और हैज होते हैं, ये टू हैव पॉसेसिव केसमेंट का यूज किया जाता है पोजेशन के लिए, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम सीखते हैं बड़े आराम से, ताहे ती डू डज डू नॉट डज नॉट, इतना तक हम दिमाग अपना रखते हैं। अब जब कभी सेंटेंस आता है कि मोहन इज ए बॉय, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डू डज ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और ता है ती है ते हैं लगा होता है। ये राम इज ए बॉय ये किस में है, इंडेफिनिट में है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसको कंटिन्यूस मान लेते हैं, सी इज ए गर्ल इसको कंटिन्यूस वो मान लेते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि इसमें कंटिन्यूटी क्या है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, एक्शन कहाँ कुछ हो रहा है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो गलती करते हैं। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस को वो कंटिन्यूस समझ बैठते हैं एज एम आर लगने से। तो ये तीन तरह से टू डू, टू बी और टू हैव तीनों में बनाए जाते हैं। तो ये पहचान हो गई इनकी कि अगर डू डज लगा है किसी इंग्लिश सेंटेंस में तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, एक्शन वाला है। और इज एम आर लगा है ना, और उसके बाद से कोई मेन वर्ब नहीं है, फोर्थ फॉर्म नहीं है, तो उसको हम कहते हैं टू बी का। और हैव हैज है, जैसे बता देता हूँ, राधा इज ए गर्ल ये टू बी का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और राधा हैज अ डॉल राधा के पास एक गुड़िया है, ये टू हैव का, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब मेन वर्ब को समझते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या लगता है। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब V1 और V5 लगते हैं। V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है सिंगुलर होता है। मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है, डू डज इज एम आर हैव हैज, इतना याद रख लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं। मेन वर्ब में V1 जो प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। एक नियम आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना होता है। नियम यह होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए कोई रूल नहीं है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, मैं एक भी आम खा सकता हूँ और 10 भी खा सकता हूँ। तो कम्प्लीमेंट यदि आता है तो वो सिंगुलर रहेगा। अगर नाउन है तो नाउन होगा तब ये चलेगा, एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा और कम्प्लीमेंट भी प्लूरल रहेगा यदि नाउन है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता है ना। इस प्रकार से वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये होता है नियम। अब देखिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब को जाना, मेन वर्ब को जाना, अब एक वाक्य लेते हैं। राधा एक गायिका है।
राधा इज अ सिंगर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, राधा सिंगुलर है, यही है एस। तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इज जो है यह सिंगुलर वर्ब है, और इज बना किससे होता है, तो ये बी से बना होता है, बी वाज बिन, ये और वर्ड्स बढ़ेंगे है ना, और V4 होता है बिंग, और पांचवा होता है इज, ये बी से ही बनने वाला, ये V1 है, V2 है, V3 है, ये V4 है, और ये V5 है, यानी इज सिंगुलर है। इस पर फिर कभी डिटेल बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना समझ ले कि इज सिंगुलर वर्ब है। और ये इज सिंगुलर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं। कम्प्लीमेंट भी सिंगुलर है क्योंकि नाउन है। ये क्यों सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर रहेगा, कारण यह है कि राधा ही सिंगुलर है, तो राधा की संख्या एक है, तो ये सिंगुलर, इसी के लिए दूसरा वर्ड जो आएगा वह भी तो सिंगुलर आएगा ना, तो राधा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर भी सिंगुलर हो गया। ये हमारा टू बी का सेंटेंस था। दूसरा टू हैव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राधा के पास एक गुड़िया है, राधा हैज़ अ डॉल, इसमें भी वही चीज़ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, हैज़ भी इसी तरह से है, इसका फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, V2 हैड होता है, V3 भी हैड होता है, और V4 हैविंग होता है, V4, और हैज़ जो होता है वह V5 होता है जो सिंगुलर होता है, तो राधा के साथ हैज़ लग गया। और डॉल ये कम्प्लीमेंट हो गया है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ कोशिश करने की बात हो रही है, ये राधा को डॉल नहीं कहा जा रहा है, राधा के पास ही गुड़िया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये टू हैव का वर्ब है और ये टू बी का वर्ब है। अब आते हैं टू डू का। राधा गुड़िया से खेलती है, खेलती है, देखिए यहाँ सिर्फ है था, यहाँ पास के साथ है आया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ ती है आया है, यानी ये एक्शन वाला है, यानी राधा के द्वारा एक काम होगा, इसलिए एक्शन। अब इसको बनाना होगा, तो सब्जेक्ट हो गया राधा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्रिया क्या है, खेलना, और खेलना की अंग्रेजी प्ले। और हम जानते हैं कैसे पहचानें कि कौन सा वर्ड वर्ब है, जब हम उसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो अंत में ना करके आता है, जैसे राइट मीन्स सीखना, रीड मीन्स पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, सिंग मीन्स गाना, सबके अंत में ना आता है। तो यहाँ खेलना जो होता है इसकी अंग्रेजी है प्ले। अब ये प्ले जो है बेस फॉर्म है, V1 है, तो V1 प्लुरल होता है, जबकि हमारा सब्जेक्ट राधा सिंगुलर है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाना होगा, तो V5 बनाने के लिए S जोड़ना होगा, जब S लगा देंगे तो यह सिंगुलर हो जाएगा। राधा प्लेज, और गुड़िया से खेलती है, इसके लिए प्रीपोजिशन लगाना होगा विद और डॉल, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया डॉल। राधा प्लेज विद डॉल, इसका निगेटिव जो बनाओगे तो हो जाएगा राधा डज नॉट प्ले विद डॉल। तो ये हुआ टू बी का, ये हुआ टू हैव का, और ये हुआ टू डू का। बाकी फिर इसके अन्य रूल्स को नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अभी छुट्टी चल रही है, कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।